हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर कोल एंड पेट्रोलियम का एक और नया टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड दैट इज़ फॉसिल फ्यूल्स। प्रीवियस सेशन में हमने बात करी थी रिसोर्सेज की। एक बेसिक डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी रिसोर्सेज की कि एनीथिंग इन दिस एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड और कैन बी यूटिलाइज्ड इज टर्म्ड एज अ रिसोर्स। यानी कि इस एनवायरनमेंट में कोई भी ऐसी चीज़ जिसको कि आप यूज़ कर सकते हो या आप यूटिलाइज कर सकते हो अपने फ़ायदे के लिए, उसे आप नाम दे देते हो किसका? एक रिसोर्स का। फॉर एग्जाम्पल वाटर। हम सबको पता है कि पानी हमारी लाइफ के लिए कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कितना ज़्यादा असेंशियल है। कहते हैं ना, जल ही जीवन है। यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो लाइफ यानी कि जीवन भी पॉसिबल नहीं है। अब पानी को हम डिफरेंट ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए जो है यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे जो फार्मर्स होते हैं, जो हमारे किसान होते हैं, वो पानी को इरिगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। हमारे घरों में भी पानी को अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल पीने के लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, कुकिंग पर्पस के लिए, क्लीनिंग पर्पस के लिए। यानी कि कुल मिलाकर के अगर हम कंक्लूजन निकालें तो पानी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा असेंशियल है। तो पानी को हम क्योंकि यूटिलाइज कर रहे हैं तो पानी क्या हो जाएगा? एक रिसोर्स हो जाएगा। ठीक है। फिर इसके बाद में मैंने आपको बताया था नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में कि ये वो वाले रिसोर्सेज होते हैं जो कि नेचर में नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। इनको हम नहीं बनाते हैं, इनको ह्यूमन बींग्स नहीं बनाते हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करते हैं? सिर्फ और सिर्फ इन नेचुरल रिसोर्सेज को कलेक्ट कर सकते हैं, इनको बना नहीं सकते हैं। फिर इन नेचुरल रिसोर्सेज को हमने ब्रॉडली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज किया था। एक होता है हमारे पास एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज और दूसरे होते हैं हमारे पास इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज आर दोस्त कि जिनको आप कितना भी यूज़ करो ये कभी भी एग्जॉस्ट नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे नेचर में, हमारे प्लैनेट अर्थ पे ये अनलिमिटेड क्वांटिटीज़ में प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, एयर एंड वाटर, ये सब क्या है? सनलाइट, एयर, वाटर, ये सब नेचुरल रिसोर्सेज तो हैं ही, लेकिन एट द सेम टाइम दीज आर ऑल्सो इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि आप इनको कितना भी यूज़ करो, कितना भी आप इनको जो है ना यूटिलाइज कर लो, ये कभी भी खर्च या आप बोल सकते हो कि कभी भी ख़त्म नहीं होंगे, हमेशा हमारे पास रहेंगे। वहीं हमारे पास दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी रिसोर्सेज होते हैं कि जिनको हम अगर फ्रीक्वेंटली यूज़ करते रहे तो अल्टीमेटली एक टाइम, एक स्टेज ऐसी आएगी जहाँ पे जाकर के ये कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो जाएंगे। और कुछ इस तरीके से एग्जॉस्ट होंगे कि शायद जो फ्यूचर जनरेशन आएगी हमारी, जो अगली पीढ़ी आएगी हमारी, उसको ये रिसोर्स यूज़ करने को, यूटिलाइज करने को मिले ही ना। फॉर एग्जाम्पल कोल एंड पेट्रोलियम। हम सबको पता है कि कोल एंड पेट्रोलियम हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रखता है, और हमको ये भी पता है कि ये क्या है, ये एक एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्स है। यानी कि अगर हमने इनको समझदारी से यूज़ नहीं किया तो एक ऐसा टाइम आएगा जब इस प्लैनेट अर्थ से कोल एंड पेट्रोलियम बिल्कुल एग्जॉस्ट हो जाएंगे और फ्यूचर जनरेशन को कोल एंड पेट्रोलियम मिलेगा ही नहीं यूज़ करने के लिए। ठीक है। तो ये सारी बातें थी जो हमने अपनी प्रीवियस सेशन में करी थी। आज के सेशन में हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, इनको कैसे बनाया जाता है और किस तरीके से इन फॉसिल फ्यूल्स को हम यूज़ कर सकते हैं। तो चलो जल्दी से आज के इस सेशन को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारे ये सेशन, जहाँ पे हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स के बारे में। तो एग्जैक्टली फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, कैसे ये हमारे नेचर में आते हैं, कैसे इनको हम यूज़ करते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे आज के हमारे इस सेशन में। लेकिन फॉसिल फ्यूल्स पे पहुंचने के पहले कि एग्जैक्टली फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एक छोटी सी बात हम और डिस्कस कर लेते हैं। अब हम सबको पता है कि हमारी जो प्लैनेट अर्थ है इसमें बहुत तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। प्लांट्स होते हैं, एक छोटे से पौधे, हर्ब से लेकर के बहुत फीट लंबे ट्रीज भी होते हैं। अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में तो ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो ह्यूमन बींग्स होते हैं, रेप्टाइल्स होती हैं, एम्फीबियंस होते हैं, बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं। यानी कि कुल मिलाकर के हमारे प्लैनेट अर्थ में लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। अब हम सबको पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक लाइफ स्पैन होती है ना। उस लाइफ स्पैन में वो जो ऑर्गेनिज्म है वो जीता है, इसके बाद में वो मर जाता है। तो मरने के बाद में उस ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी है
उसके साथ क्या होता है याद करो, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर्स में डिस्कस किया है कि हमारे पास थैंकफुली डीकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं और ये डीकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डेड जो ऑर्गेनिजम्स की जो डेड बॉडीज़ हैं उनके ऊपर जाकर के काम करते हैं, एक्शन परफॉर्म करते हैं। भाई जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनके पास कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है, यानी कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी होगी उसके पास उसके पास ऑर्गेनिक मैटर होगा लेकिन अपने कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होगा। तो हमारे डीकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेंगे, जाएंगे और डेड बॉडी को जो है डिकम्पोज करेंगे और कुछ ऐसे डिकम्पोज करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होगा उसको सिंपलर वंस में डिवाइड कर देते हैं या ब्रेक डाउन कर देते हैं, और ये जो सिंपलर ऑर्गेनिक मैटर होता है ये फर्दर जो है सॉइल में जाकर के मिक्स हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करा। आप खुद ही सोचो, अगर हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं होंगे तो होगा क्या, पूरी प्लैनेट अर्थ पर, पानी में, लैंड पर डेड बॉडीज़ ही डेड बॉडीज़ होंगी, कोई उन्हें डिकम्पोज करने वाला होगा ही नहीं। उन डेड बॉडीज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर छुपा हुआ है उसको कोई सिंपलर फॉर्म्स में तोड़ने वाला होगा ही नहीं, है ना। तो बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो जाएगी ये तो थैंकफुली हमारे पास डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हेल्प करते हैं और डेड ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को जो है डिकम्पोज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये फिर से ये वाला टॉपिक निकल के क्यों आ रहा है, क्यों हम फिर से डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर पहुंच गए। तो धीरे धीरे जैसे जैसे हम अपने सेशन में आगे बढ़ेंगे ना, आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी, कनेक्ट आप करते जाओगे। बस अभी के लिए आपको क्या करना है, जो भी बातें मैं आपको बता रही हूँ, सुना रही हूँ, उनको आपको बहुत ही केयरफुली सुनना है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ, ये जो डिकम्पोजिशन की प्रोसेस है ना, ये जितनी बोलने में और सुनने में आसान लगती है और फास्ट लगती है, इतनी एक्चुअली होती नहीं है। इसका मतलब क्या कि अगर आप सोचो कि आज आपके पास एक किसी ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी आई है और कल वो पूरी तरीके से डिकम्पोज होकर के वैनिश हो जाएगी, गायब हो जाएगी, मिट्टी में मिल जाएगी, तो ऐसा नहीं होता है। जो डेड ऑर्गेनिज्म की बॉडी आई है उसका डिकम्पोजिशन तो होगा, लेकिन ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होती है, एक स्लो प्रोसेस होती है। ग्रेजुअली धीरे 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 जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होती है। इतना समझ में आई आपको बात। अब हुआ क्या कि सपोज आपके पास एक ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी आई, ठीक है, और उसका डिकम्पोजिशन हो भी रहा था। अब 2 से 3 दिन बाद आपने दोबारा आकर के उस डेड बॉडी को देखा कि ज़रा पता करके आते हैं कि डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो कितनी आगे बढ़ी। तो जब आप गए उसको डेड बॉडी के डिकम्पोजिशन को दोबारा देखने के लिए 2 से 3 दिन बाद, तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट पूरी जो बॉडी है वो डिकम्पोज हो चुकी है ना। मसल्स, इंटरनल ऑर्गन्स वगैरह सब डिकम्पोज हो चुके हैं, लेकिन जो हड्डियां हैं, जो बोन्स हैं, वो अभी भी डिकम्पोज नहीं हुई हैं। ऑल्दो बोन्स को डिकम्पोज होने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो कि गायब ना हो। अगर आई है तो फिर वो जाएगी भी। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, बस ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातों को, कि आपके पास एक ऑर्गेनिज्म था, उसकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली, और उसकी डेड बॉडी आई, उसका डिकम्पोजिशन चल रहा है। अब आपने सोचा कि 2 से 3 दिन बाद आकर के देखते हैं कि डिकम्पोजिशन की प्रोसेस होती है या नहीं। 2 से 3 दिन बाद वापस आए, आपने देखा कि जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स थे, स्किन थी, मसल्स वगैरह हैं, वो सब क्या हो गई, डिकम्पोज हो गई, गायब हो गई। लेकिन अभी बोन्स क्या हैं, बोन्स अभी बची हुई हैं, बोन्स का भी डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ है। डिकम्पोजिशन चल रहा था, लेकिन जिस समय आपने आकर के देखा उस समय तक बोन्स का डिकम्पोजिशन नहीं हुआ था। यानी कि ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी का वो वाला पार्ट, बोन्स वाला जो पार्ट है, वो डिकम्पोज नहीं हो पाया था। ऐसा नहीं है कि वो होगा नहीं, लेकिन जिस समय आपने आकर के देखा था उस समय तक ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी का जो बोन्स वाला पार्ट है वो डिकम्पोज नहीं हुआ था। तो आपके लिए वो जो बोन्स वाला पार्ट होगा ऑर्गेनिज्म की डेड बॉडी का, वो क्या कहलाएगा आपके लिए, वो कहलाएगा डेड रिमेन्स। यानी कि मरने के बाद वो सारी चीज़ या वो वाला पार्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हो पाया है, उसे आप क्या बोलते हो, डेड रिमेन्स कहते हो। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये डेड रिमेन्स कहाँ से आ गए, हम क्यों डेड रिमेन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, हमें तो फॉसिल फ्यूल्स के बारे में पढ़ना था।
तो भाई ये जो डेड रिमेन्स होता है ना, इनका हमारी लाइफ में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है। कैसे सिग्निफिकेंस होता है? तो अगर मैं बात करूं बहुत पुरानी, कितनी पुरानी, तो सालों पुरानी बात की अगर मैं बात करूं कि सालों पुराने जो बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिजम्स रहा करते थे, उन ऑर्गेनिजम्स की क्या हुई? डेथ हुई। ठीक है, डेथ होगी तो क्या होगा? ऑब्वियसली बात है, जो डेड बॉडीज होंगी उनका डिकम्पोजिशन होगा। अब डिकम्पोजिशन हम बोलते हैं कि पूरा नहीं हो पाया, पूरा नहीं हो पाया तो जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया उसको हम क्या बोलते हैं? डेड रिमेन्स बोलते हैं। इन्हीं डेड रिमेन्स को आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं, यूटिलाइज करते हैं वेरियस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए। क्या बोला मैंने? कि बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिजम्स हमारे प्लैनेट अर्थ पर एग्जिस्ट करते थे उनकी डेथ हुई, डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन वो डिकम्पोजिशन जो है कंप्लीट नहीं हो पाया। तो इनकम्प्लीट डिकम्पोजिशन के कारण कुछ डेड बॉडीज़ का, या बोल सकते हो कि डेड बॉडीज़ का कुछ पोर्शन जो है रह गया, और उस कुछ पोर्शन को हम क्या कहते हैं? डेड रिमेन्स ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, उन ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स कहते हैं। उन्हीं डेड रिमेन्स को आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं। तो कहाँ यूज़ करते हैं? अपनी ऑटोमोबाइल्स में, अपनी व्हीकल्स में जो आप डीजल और पेट्रोल डालते हो ना, तो वो डीजल और पेट्रोल कहाँ से बना है? उन्हीं डेड रिमेन से बना है। रोड बनाने के लिए जो केमिकल्स यूज़ होते हैं ना, वो केमिकल्स कहाँ से आते हैं? उन्हीं डेड रिमेन से बने हैं। अपने लिप्स को मॉइस्चराइज करने के लिए जो हम लिप बाम लगाते हैं, वो लिप बाम कैसे बना है? उन्हीं डेड रिमेन से बनते हैं। तो क्या आप रेंज समझ सकते हो कि हम कितनी वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए डेड रिमेन्स को, ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स को यूज़ करते हैं? जी हाँ, और कैसे यूज़ करते हैं ये आपको आज के सेशन में थोड़ा बहुत तो मैं आपको एक्सप्लेन कर ही दूंगी, लेकिन जैसे जैसे हम अपने चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे, कोल पढ़ेंगे, पेट्रोलियम पढ़ेंगे, ठीक है, नेचुरल गैस पढ़ेंगे, तो आपको और सारी चीज़ें जो है क्लियर होती जाएंगी। तो अभी के लिए जो भी मैंने अभी तक आपसे बातें बोली हैं उसको मैं जल्दी से समराइज़ कर देती हूँ। ऑर्गेनिजम्स जो है अपनी लाइफ स्पैन तक जीते हैं और इसके बाद में वो मर जाते हैं। मरने के बाद में उनकी जो डेड बॉडीज़ होती हैं उनका डिकम्पोजिशन होता है। लेकिन कभी अगर डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाया, अधूरा छूट गया, तो उन डेड बॉडीज़ का कुछ पार्ट या कुछ पोर्शन जो है डिकम्पोज आप बोल सकते हो कि नहीं हो पा रहा है। तो वो जो बचा हुआ पार्ट है डेड बॉडीज़ का, जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, उस बचे हुए पार्ट को हम क्या कहते हैं? डेड रिमेन्स कहते हैं। इतना आया समझ में आपको कि डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया था डेड बॉडी का, इसलिए वो वाला पार्ट जो कि डिकम्पोज नहीं हुआ उसको हम बोल देते हैं डेड रिमेन्स। अब सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे हमारे प्लैनेट अर्थ पे, उन ऑर्गेनिजम्स की भी डेथ हुई। डेथ होने के बाद में जो डेड बॉडीज़ थी उनका डिकम्पोजिशन हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जो बचा हुआ पोर्शन था उनकी डेड बॉडीज़ का, उन ऑर्गेनिजम्स की डेड बॉडीज़ का, उसको हमने बोला डेड रिमेन्स। और उन्हीं ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स को आज के टाइम पे हम यूज़ करते हैं अलग अलग चीज़ों को बनाने में, अलग अलग केमिकल्स को या सब्सटेंसेस को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, चलो, आई होप इतनी पूरी बातें आपको सबको समझ में आ गई होंगी। अब हम जाते हैं बहुत पहले। आप बोलोगे कि मैम कितना पहले? तो आप सभी ने जुरासिक पार्क मूवी देखी है कि नहीं देखी है, जिसमें हमको जो है ना डायनासोर्स के बारे में पता चलता है कि हाँ बहुत पहले प्लैनेट अर्थ पे जो है कुछ इस तरीके के जानवर भी मिलते थे, है ना। तो जिस समय हमारे प्लैनेट अर्थ पर डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे उस पीरियड को हम बोलते हैं जुरासिक पीरियड। क्या बोला मैंने? कि वो वाला पीरियड, टाइम का वो वाला पीरियड जिसमें कि हम बोलते हैं कि हमारे प्लैनेट अर्थ पे डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, वो वाला पीरियड कहलाता है जुरासिक पीरियड। और ये जुरासिक पीरियड आज से आप बोल सकते हो कि 150 मिलियन ईयर्स अगो आया था। क्या बोला मैंने? कि जो जुरासिक पीरियड है, ठीक है, जो जुरासिक पीरियड है वो 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले था। यानी कि आज से अप्रॉक्सीमेटली 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, है ना। तो वो क्या हुआ? जुरासिक पीरियड हुआ। अब हम बात करते हैं और पहले की। अब आप बोलोगे कि मैम 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे, आप बोल रहे हो इससे भी पहले की बात कर रहे हैं हम। बिल्कुल, हम बात करेंगे 320 मिलियन ईयर्स अगो की। ठीक है,
150 मिलियन ईयर्स अगो पहले तो डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे और उस टाइम पीरियड को हम कहते थे जुरासिक पीरियड। अब हम बात कर रहे हैं और पुराने ज़माने की, तो कितना पुराना ज़माना, तो जुरासिक पीरियड से भी पुराना ज़माना, यानी कि 320 मिलियन ईयर्स अगो वाला पहले वाला ज़माना। और इस पीरियड को हम क्या बोलते थे, कार्बोनीफेरस पीरियड कहते थे। जैसे कि जिस समय डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे वो हो गया जुरासिक पीरियड, और 320 आज के टाइम से ऑलमोस्ट 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो पीरियड था उसको हम बोलते थे कार्बोनीफेरस पीरियड। और आज के सेशन में हम इस कार्बोनीफेरस पीरियड की ही बात करेंगे। तो हुआ क्या कि इतने टाइम पहले, ऑब्वियस सी बात है बहुत लंबा समय है ये, है ना। तो इस समय, इस पीरियड में, कार्बोनीफेरस पीरियड में हमारे प्लेनेट अर्थ पे ना काफ़ी सिंपल टाइप के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे। बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के ऑर्गेनिजम्स नहीं होते थे। पेड़ होते थे, पौधे होते थे, इसके अलावा सिंगल सेल्ड जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एग्जिस्ट करते थे इस पीरियड में, कार्बोनीफेरस पीरियड में। अब जैसे कि मैंने आप सभी को एक्सप्लेन किया कि भाई ऑर्गेनिजम्स हैं, जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा भी। तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपनी लाइफ स्पैन जो है ना जीते थे, इसके बाद में उनकी डेथ हो जाती थी। नेचुरल डेथ होती थी या किसी पर्पज से डेथ होती थी, बस इतना है कि हाँ डेथ होती थी इन ऑर्गेनिजम्स की। प्लांट्स की भी होती थी, ट्रीज़ की भी होती थी। तो हुआ क्या, ये प्लांट्स, ट्रीज़, ऑर्गेनिजम्स, इन सभी की जो डेड बॉडीज़ है वो कहाँ जा कर के आप बोल सकते हो कि दबी, मिट्टी में जा कर के दबी, है ना। फिर इसके बाद में क्या हुआ, नए पेड़ पौधे आ गए, नए ऑर्गेनिजम्स आ गए, वो भी जिए अपनी लाइफ स्पैन तक। इसके बाद में उनकी भी डेथ हुई। डेथ होने के बाद में क्या हुआ, ये जो नए उगे वाले प्लांट्स थे, ऑर्गेनिजम्स थे, ट्रीज थे, ये भी हम बोलते हैं कि उसी सॉइल में नीचे जा कर के दब गए। भाई डेड बॉडीज़ है, मरने के बाद तो डेड बॉडीज़ कहाँ जाएंगी, मिट्टी में ही जाएंगे ना। तो हुआ क्या, सपोज ये हमारे इनिशियली जो प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स और ट्रीज थे, उनकी डेड बॉडीज़ थी, ठीक है। जब इनकी डेथ हुई तो ये मिट्टी में जा कर के मिल गए। मिट्टी में हम बोलते हैं कि मिट्टी की एक लेयर आ गई। फिर इसके बाद में जो नए पेड़ पौधे आए, जो ऑर्गेनिजम्स आए, उनकी भी डेथ हुई। उनकी भी डेड बॉडीज़ हम बोलते हैं कि जो मिट्टी की लेयर बनी थी ना, सॉइल लेयर बनी थी, इसके ऊपर आ गए, ठीक है, इसके ऊपर आ गए। अब इनके ऊपर भी हम बोलते हैं कि सॉइल की एक लेयर आ गई। फिर इसके बाद में क्या हुआ, और नए प्लांट्स और ट्रीज आए, और नए ऑर्गेनिजम्स आए, वो भी जिए, जीने के बाद मर गए। मरने के बाद क्या हुआ, उनकी डेड बॉडीज़ आई। ये डेड बॉडीज़ कहाँ आई, ये डेड बॉडीज़ हम बोलते हैं कि सॉइल में ही आई। तो इन डेड बॉडीज़ के ऊपर फिर से हम बोलते हैं कि मिट्टी की एक लेयर चल गई, लेयर आ गई, है ना। तो हुआ क्या, ये जो प्रोसेस हो रही है कि न्यू प्लांट्स, न्यू ट्रीज और न्यू ऑर्गेनिजम्स के पैदा होने की, ग्रो करने की, है ना, इसके बाद में मरने के बाद जो डेड बॉडीज़ है मिट्टी में आकर के वो मिल जाती हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है ये चलती गई, यानी कि सबसे पहले एक लेयर आई डेड बॉडीज़ की, फिर इसके ऊपर एक सॉइल की लेयर आ गई, फिर दूसरी लेयर आई डेड बॉडीज़ की, फिर उसके ऊपर एक सॉइल आ गई, फिर इसके बाद में एक और लेयर आई डेड बॉडीज़ की, उसके ऊपर फिर से हम बोलते हैं कि सॉइल की एक लेयर चढ़ गई। तो ये जो प्रोसेस थी ऑर्गेनिजम्स की पैदा होने की, मरने के बाद में मिट्टी में जाकर के मिलने की, ये चलती गई और चलती ही गई। इसके कारण यहाँ पे क्या बन गए, यहाँ पे बन गए फॉसिल्स। अब ये फॉसिल्स क्या होता है, डेड रिमेन्स, मैंने आपको समझाया था ना कि डेड रिमेन्स का मतलब क्या होता है। अब उसी टर्म डेड रिमेन्स को आप यहाँ यूज़ करो फॉसिल्स को समझने के लिए। अब देखो हुआ क्या, सबसे पहले जो प्लांट्स, ऑर्गेनिजम्स वगैरह जो है ना, जिनकी डेड बॉडीज़ जो है ना सबसे नीचे आकर के सेटल हुई थी, सबसे पहले आकर के जब सेटल हुई थी उसके ऊपर सॉइल की एक लेयर चढ़ गई, ये वाली लेयर, है ना। फिर इसके बाद में और एक लेयर आई डेड बॉडीज़ की, उसके ऊपर सॉइल की एक और लेयर आ गई, फिर एक और लेयर आ गई डेड बॉडीज़ की, उसके ऊपर एक और सॉइल की लेयर आ गई। तो अल्टीमेटली हुआ क्या, ये जो सबसे नीचे जो लेयर थी डेड बॉडीज़ की, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ा कि नहीं बढ़ा, एक सैंडविच जो है ना बनता जा रहा है, नीचे डेड बॉडीज़ ऊपर सॉइल, नीचे डेड बॉडीज़ ऊपर सॉइल, नीचे डेड बॉडीज़ ऊपर सॉइल। तो ये आपको सैंडविच बनता हुआ दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे जैसे और डेड बॉडीज़ की लेयर आएंगी और सॉइल की लेयर आएंगी, ये जो सबसे जो नीचे वाली जो लेयर है डेड बॉडीज़ की, इसके ऊपर प्रेशर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, प्रेशर तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ हम बोलते हैं कि टेम्परेचर भी बढ़ता जाता है। क्यों, क्योंकि भाई मिट्टी की लेयर आती जा रही है, तो अल्टीमेटली जो डेड बॉडीज़ हैं ये जा कहाँ रही हैं, ये हमारी अर्थ क्रस्ट के नीचे ही तो जा रही हैं, अर्थ की सरफेस के नीचे ही तो जा रही हैं। और अगर अर्थ क्रस्ट के हम नीचे जाते हैं तो टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि प्रेशर इंक्रीज हो गया और टेम्परेचर भी इंक्रीज हो गया।
और एक और खास बात ये कि ये जो मिट्टी की लेयर्स बनती जा रही है ना, ये मिट्टी की लेयर्स पता है क्या कर रही हैं, ये मिट्टी की लेयर्स जो कांटेक्ट है ना एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट हो रहा है इन डेड बॉडीज़ के साथ, वो तोड़ देती हैं। आप खुद ही सोचो, ये क्या है, डेड बॉडीज़ की एक लेयर है रेड कलर की, इसके ऊपर आ गई मिट्टी की लेयर, फिर इसके ऊपर आ गई डेड बॉडीज़ की लेयर, फिर से एक हम बोलते हैं कि मिट्टी की लेयर आ गई। तो ये जो लेयरिंग हो रही है, इसके कारण सन आपका कहाँ है, यहाँ है, ठीक है। अब सन यहाँ है और उसके आसपास क्या है, एयर है। तो एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ये जो ऑक्सीजन है ये यहाँ तक पहुँच ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं पहुँच पा रही है, मतलब कि डेड बॉडीज तक नहीं पहुँच पा रही है। क्यों नहीं पहुँच पा रही है ऑक्सीजन, क्योंकि उसके ऊपर मिट्टी की कवरिंग है ना। अगर ये डेड बॉडी से इसके ऊपर मैं अगर मिट्टी की एक कवरिंग बना दूं, तो जो एटमॉस्फेरिक एयर में ऑक्सीजन होगी, क्या वो इन डेड बॉडीज तक पहुंच पाएगी, नहीं पहुंच पाएगी। क्यों, क्योंकि मिट्टी की एक लेयर आ चुकी है ना। तो मिट्टी की लेयर क्या कर रही है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को डेड बॉडीज तक पहुंचने नहीं दे रही है। और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी, इसका मतलब क्या होगा कि डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं होगा। हमारे जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, उनको ऑक्सीजन चाहिए होती है डिकम्पोजिशन की प्रोसेस के लिए। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि डिकम्पोजिशन की जो प्रोसेस है वो बोलने में जितनी या सुनने में जितनी आसान और सिंपल और फास्ट लगती है, उतनी एक्चुअली होती नहीं है, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है। तो हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी ऑक्सीजन चाहिए होती है डेड बॉडीज़ को डिकम्पोज करने के लिए। अब एग्जैक्टली यहाँ पे हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे डेड बॉडीज़ के ऊपर मिट्टी की लेयर बनती जा रही है, जिसके कारण ये मिट्टी की जो लेयर है, ये डेड बॉडीज़ और एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन है उनके बीच के कांटेक्ट को ये तोड़ देती हैं, जिसके कारण डेड बॉडी की जो लेयर्स है वहाँ तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है। और अगर ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो डिकम्पोजिशन आप बोल सकते हो कि कंप्लीट नहीं होगा। अगर डेड बॉडीज़ का डिकम्पोजिशन कंप्लीट नहीं हुआ, इसका मतलब क्या कि कुछ ना कुछ पोर्शन तो रह जाएगा ना डेड बॉडीज़ का बिना डिकम्पोजिशन के। और इसी बचे हुए पोर्शन को हम क्या बोलते थे, डेड रिमेन्स बोलते थे। तो यहाँ पे हुआ क्या, हम बात कर रहे हैं 320 मिलियन ईयर्स अगो की, है ना। 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स हुआ करते थे, जो कि हमारे प्लेनेट पे एग्जिस्ट करते थे, उनकी डेथ हुई। डेथ के कारण डेड बॉडीज जो है मिट्टी में जा कर के आप बोल सकते हो कि बरी होती गई या मिलती गई। उनके ऊपर जो है सॉइल की लेयर चढ़ती गई, जिसके कारण डेड बॉडीज का जो कांटेक्ट था ऑक्सीजन के साथ, एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन के साथ, वो टूट गया, प्रेशर बढ़ गया, टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, जिसके कारण डेड बॉडीज़ का कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया। और ना आप बोल सकते हो कि कंप्लीट डिकम्पोजिशन ना होने के कारण कुछ पोर्शन रह गया उनकी डेड बॉडीज़ का, उस बचे हुए पोर्शन को हम कहते हैं डेड रिमेन्स। लेकिन ये जो डेड रिमेन्स है, ये किसके हैं डेड रिमेन्स, ये डेड रिमेन्स हम बोलते हैं कि बहुत सालों पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उनके हैं डेड रिमेन्स। प्लस ये डेड रिमेन्स कैसे हैं, प्रिजर्व्ड हैं, बचे हुए हैं। प्लस हम बोलते हैं कि ये प्रेस्ड है, कंप्रेस्ड है। प्रेस्ड और कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रेशर इंक्रीज हुआ था कि नहीं हुआ था, है ना। तो सपोज ये जो डेड बॉडी है, ये जो डेड बॉडी की लेयर है, ठीक है, इसमें जितनी भी डेड बॉडीज़ हैं इनका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ, ठीक है, और बेसिकली कंप्लीट नहीं हुआ डिकम्पोजिशन, है ना। तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि डेड रिमेन्स रह गए। अब इन डेड रिमेन्स के ऊपर क्या हुआ, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर पड़ा, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर हुआ, ठीक है। तो ये जो डेड रिमेन्स होते हैं, प्रिजर्व्ड डेड रिमेन्स या कंप्रेस्ड डेड रिमेन्स, इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फॉसिल्स बोल देते हैं। तो ये पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई है, सुनाई है, ये क्यों सुनाई है, ताकि आपको एक वर्ड का मतलब समझ में आए, जो कि है फॉसिल्स, कि फॉसिल्स क्या होते हैं। बहुत समय पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, उनके जो प्रिजर्व्ड डेड रिमेन्स हैं, है ना, जो कंप्रेस्ड डेड रिमेन्स हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं फॉसिल्स। क्लियर हुई ये सारी बातें। एक बार फिर रिपीट कर देती हूँ कि हुआ क्या। जुरासिक पीरियड तो 150 मिलियन ईयर्स अगो पहले था, जिस समय डायनासोर्स एग्जिस्ट करते थे। हम बात कर रहे हैं उससे भी पहले की, यानी कि 320 मिलियन ईयर्स अगो की, जब यहाँ का जो पीरियड है वो क्या कहलाता था, कार्बोनीफेरस पीरियड कहलाता था, कार्बोनीफेरस पीरियड कहलाता था, ठीक है। तो अब इस कार्बोनीफेरस पीरियड में हुआ क्या, प्लांट्स होते थे, ट्रीज होते थे,
ऑर्गेनिजम्स भी होते थे लेकिन काफ़ी सिंपल टाइप के होते थे, है ना, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स इस समय पे रहते थे। इनकी डेथ हुई, डेथ होने के कारण डेड बॉडीज़ जो हैं वो आप बोलते हो कि अर्थ के सरफेस पे आ गई। फिर इसके ऊपर डेड बॉडीज़ की लेयर के ऊपर हम बोलते हैं कि सॉइल की एक लेयर आ गई। फिर से नए ऑर्गेनिजम्स आए, फिर से नए प्लांट्स आए, उनकी भी डेथ हुई, वो भी कहाँ आ गए, अर्थ के सरफेस पे आ गए, है ना। उनके ऊपर फिर से एक सॉइल की लेयर आ गई। फिर ये प्रोसेस चलती रही चलती रही चलती रही, ऑर्गेनिजम्स और प्लांट्स और ट्रीज़ की डेथ होती रही और वो मिट्टी में आकर के मिलते गए, मिट्टी की लेयर जो है ना उन पे चढ़ती गई चढ़ती गई चढ़ती गई। कई सालों तक ये प्रोसेस होती ही रही, जिसके कारण हुआ क्या कि ये जो डेड बॉडीज़ थी ये अर्थ के सरफेस के काफ़ी नीचे चली गई। आप खुद ही सोचो ना, मिट्टी किसी के ऊपर चढ़ती जा रही है चढ़ती जा रही है चढ़ती जा रही है, तो वो चीज़ अल्टीमेटली अर्थ सरफेस के नीचे चली जाएगी ना। तो जो जितनी भी डेड बॉडीज़ थी ये अर्थ सरफेस के नीचे चली गई और सॉइल की जो लेयर्स बनती जा रही थी, इन सॉइल की लेयर्स के कारण हुआ क्या, जो एटमॉस्फेरिक एयर में जो ऑक्सीजन थी, उस ऑक्सीजन का जो कांटेक्ट है इन डेड बॉडीज से वो टूट गया, जिसके कारण जो डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे वो कंप्लीट डिकम्पोजिशन नहीं कर पाए। और क्योंकि सॉइल की इतनी सारी लेयर्स आ चुकी थी डेड बॉडीज़ के ऊपर, तो उनके ऊपर प्रेशर जो है बढ़ गया, टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ हो गया। तो ये कंप्लीट डिकम्पोजिशन ना होने के कारण जो डेड रिमेन्स थे, ठीक है, जो डेड रिमेन्स थे उस ज़माने के ऑर्गेनिजम्स के, जो कि प्रिजर्व्ड थे, कंप्रेस्ड थे, क्योंकि ऑब्वियसली बात है प्रेशर बढ़ रहा है तो कंप्रेशन भी होगा, है ना। तो उस ज़माने के ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स थे, जो कि प्रिजर्व्ड थे, कंप्रेस्ड थे, उन्हीं को हम बोलते हैं क्या, फॉसिल्स। ठीक है, चलो, तो इन फॉसिल फ्यूल्स में से फॉसिल जो वर्ड है उसका मतलब तो हमें समझ में आ गया। अब बारी आती है फ्यूल्स वर्ड को समझने की। फ्यूल क्या होता है भाई, कोई भी ऐसा सब्सटेंस, पहले भी मैंने आपको बताया कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि आप एनर्जी डिराइव कर सको, उसे हम बोल देते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, तो आप उसको हम बोल देते हैं फ्यूल्स। तो यहाँ पे हमने फ्यूल्स का मतलब समझ लिया, फॉसिल का मतलब समझ लिया। अब एक काम करते हैं, दोनों वर्ड्स को आपस में जोड़ देते हैं। अब हम फॉसिल फ्यूल्स का जो पूरा मीनिंग है वो समझने की कोशिश करते हैं। फॉसिल्स का समझ में आया ना कि हमारे पास जो फॉसिल्स आए हैं, अब हम क्या करेंगे, उनसे एनर्जी डिराइव करने की कोशिश करेंगे। क्या मैंने बोला कि आपको फॉसिल्स का मतलब समझ में आया। अब ये जो फॉसिल्स है ना, उन्हीं से अगर हम एनर्जी डिराइव करें तो वो क्या बन जाएंगे, वो फ्यूल्स बन जाएंगे। और क्योंकि ये एनर्जी कहाँ से मिल रही है, फॉसिल से मिल रही है, इसलिए वो क्या कहलाएंगे, फॉसिल फ्यूल्स। फ्यूल्स का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि आप एनर्जी डिराइव कर सको। यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास है फॉसिल्स, तो हम फॉसिल से क्या कर रहे हैं, एनर्जी डिराइव कर रहे हैं, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं, इनको फॉसिल फ्यूल्स बोल देते हैं। अब सवाल ये है कि मैम फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी को कैसे डिराइव कर सकते हैं। तो याद करो, मैंने आपको बताया है ना कि ये जो डेड बॉडीज़ होती हैं, जो डेड रिमेन्स होते हैं, इनके पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है ना। जो भी ऑर्गेनिज्म की जो डेड बॉडी होती है उसमें कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है। डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आकर के इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो सिंपल ऑर्गेनिक मैटर बचा हुआ है ना फॉसिल्स में या डेड रिमेन्स में, इसी ऑर्गेनिक मैटर से जो है हम एनर्जी डिराइव करते हैं। ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है, बेसिकली कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। तो ये जो हमारे पास फॉसिल्स आए हैं, ये जो उस ज़माने में ऑर्गेनिजम्स जो एग्जिस्ट करते थे, उनके जो डेड रिमेन्स हैं, प्रिजर्व्ड कंप्रेस्ड डेड रिमेन्स, इन्हीं डेड रिमेन्स के अंदर क्या होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। और इन्हीं बेसिकली फॉसिल्स को जब हम जलाते हैं, जब हम बर्न करते हैं, तो एनर्जी डिराइव कर पाते हैं हम। क्या आप इस चीज़ को समझ पाए कि इस ज़माने में एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स के जो डेड रिमेन्स हैं, उन डेड रिमेन्स के अंदर होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन। तो जब हम इन डेड रिमेन्स को जलाते हैं, बर्न करते हैं, तो ये इन डेड रिमेन्स के अंदर जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जलते हैं और जिनके जलने के कारण एनर्जी जो है ना मिलती है। तो फॉसिल्स मतलब कि यही इस ज़माने में एग्जिस्ट करने वाले ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स है ना। तो फॉसिल्स के अंदर क्या होता है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह, जिनको हम बर्न करते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है। इसीलिए फॉसिल्स को जलाने पे हमें एनर्जी मिलती है और इसीलिए फॉसिल को हम फॉसिल फ्यूल्स भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली फॉसिल से हमें क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है।
आई होप ये पूरी स्टोरी आप सभी को समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब बेसिकली अगर हम बात करेंगे फॉसिल फ्यूल्स की, ठीक है, तो 2018 में एक सर्वे किया गया था जिससे कि पता चला कि पूरे वर्ल्ड में, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में 2018 ईयर में जितना भी एनर्जी को जो है कंज्यूम किया गया उसमें से 80 से लेकर के 85% जो शेयर था वो किसका था, फॉसिल फ्यूल्स का था। भाई हम सबको पता है कि हम सब क्या करते हैं, एनर्जी कंज्यूम करते हैं किसी न किसी फॉर्म में, है ना। तो 2018 में ये सर्वे किया गया था कि पूरे विश्व में, है ना, पूरे वर्ल्ड में जितना भी एनर्जी कंज्यूम किया गया है उस एक साल में, उसमें से 85% किसका था शेयर, फॉसिल फ्यूल्स का था। यानी कि अगर वर्ल्ड में हम बोलते हैं कि 100% एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वर्ल्ड में हम बोल रहे हैं कि 2018 में 100% एनर्जी जो है ना प्रोड्यूस हुई, तो उसमें से 85% शेयर पता है किसका था, फॉसिल फ्यूल्स का ही था। यानी कि इन्हीं फॉसिल फ्यूल्स ने मिलकर एनर्जी प्रोड्यूस करी थी और इसी 85% एनर्जी को जो है पूरे विश्व ने एक साथ मिलकर जो है कंज्यूम किया 2018 ईयर में। तो आप समझ सकते हो कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे लिए कितने इम्पॉर्टेंट होते हैं और कितने ज़्यादा पॉसिबल तरीक़ों से हम जो है इनको यूज़ कर सकते हैं। इतना क्लियर है आप सभी को। तो अब फॉसिल फ्यूल्स के कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। इस चैप्टर में हमको कोल के बारे में पढ़ना है, पेट्रोलियम के बारे में पढ़ना है और नेचुरल गैस के बारे में पढ़ना है। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये तीनों क्या हैं, फॉसिल फ्यूल्स ही हैं। क्लियर है आप सभी को ये बात। तो अब मुझे लग रहा है कि कई बातें आपको समझ में अब तक आ गई होंगी। द नेचुरल फ्यूल्स formed from the remains of dead organisms buried under the earth long ago are called fossil fuels। ठीक है, तो नेचुरल फ्यूल्स अगेन जिनको हमने नहीं बनाया है ना, इन फॉसिल फ्यूल्स को हमने नहीं बनाया है, ये प्रकृति ने अपने आप बना करके हमें दिए हैं। तो नेचुरल फ्यूल्स जो कि कैसे बने हैं, डेड ऑर्गेनिजम्स के रिमेन से बने हैं जो कि अर्थ के अंदर दफन हो गए थे बहुत समय पहले, उन्हीं को हम बोल देते हैं क्या, फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस आर फॉसिल फ्यूल्स as they were formed by the decomposition of the remains of prehistoric plants and animals या fossils buried under the earth long ago। है ना, ये कैसे बने हैं, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स यानी कि बहुत वही कार्बोनिफेरस पीरियड वाला जो टाइम है उस समय, प्री हिस्टोरिक प्लांट्स और एनिमल्स जो कि अर्थ के अंदर बहुत पहले जो है ना बरी हो गए थे, दफन हो गए थे, उनके ही रिमेन्स के डिकम्पोजिशन से हम बोलते हैं कि क्या बना है, हमारे फॉसिल फ्यूल्स बने हैं। फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं, बिकॉज वंस ऑल द फॉसिल फ्यूल्स आर यूज्ड अप दे विल नेवर बी कम अगेन। मतलब बेसिकली अगर ये एक बार जो है ना पूरे के पूरे एग्जॉस्ट हो गए तो ये कभी भी दोबारा नहीं आने वाले हैं। आप खुद ही सोचो कि आज के टाइम पे जो कोल एंड पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं, ये कोल एंड पेट्रोलियम कहाँ से आया है, तो 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उनके डेड रिमेन से कोल एंड पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बना है कि नहीं। यानी कि इतने सालों पहले जो डेड रिमेन्स थे उनसे आज जाकर के जो कोल पेट्रोलियम हम यूज़ कर रहे हैं वो बना है। तो आप खुद ही सोचो कि आज के टाइम पे अगर कोल एंड पेट्रोलियम पूरा गायब हो गया और हमने सोचा कि चलो इसको फिर से जो है ना बनवाने की कोशिश करते हैं नेचर से, तो क्या आप इसको आने वाले 1 या 2 साल में कोल एंड पेट्रोलियम फिर से बना सकते हो? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि उस ज़माने में जो 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो डेड रिमेन्स थे उनसे तो आज जाकर के हम कोल एंड पेट्रोलियम जो है ना बनवा पा रहे हैं। तो अगर हमें 1-2 साल में और नया कोल एंड पेट्रोलियम बनवाना है तो इतने आसानी से तो बिल्कुल भी नहीं बनने वाला। ठीक है, तो ये सारी बातें आई होप सबको समझ में आ रही होंगी। इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं, एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। कहने को तो क्या है, कोल एंड पेट्रोलियम फिर से बन सकता है, लेकिन उसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं। इतना कौन बैठ के वेट करेगा भाई, एक ह्यूमन एज में तो ये इम्पॉसिबल है। तो फॉसिल फ्यूल्स के एग्जांपल्स क्या हैं, कोल, ऑयल, नेचुरल गैस, बेसिकली केरोसिन और प्रोपेन भी हम बोलते हैं कि कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं या कुछ एलिमेंट्स हैं फ्यूल्स के जो कि हम यूज़ करते हैं। ठीक है, fossil fuels were formed from the dead remains of living organisms, plants and animals buried under the earth millions of years ago। अब ये कैसे हुआ है, जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वही सारी बातें यहाँ पे लिखी गई हैं, तो फटाफट से एक बार इनको हम रीड कर लेते हैं। The plants and animals which died millions of years ago were gradually buried deep in the earth and got covered with sediments like mud, sand,
और इसके कारण हम बोलते हैं कि एयर से जो उनका कांटेक्ट है वो टूट गया, है ना, क्योंकि मरते गए और उनके ऊपर मिट्टी की, धूल की, मड की, सैंड की जो है लेवल चढ़ती गई, जिसके कारण जो कांटेक्ट था उनका डेड बॉडीज़ का एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से वो टूट गया। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ हीटिंग, अब जो कि हुआ क्या कि ऑक्सीजन की एब्सेंस हो गई, है ना, ऑक्सीजन की कमी हो गई, उसकी एब्सेंस हो गई, और मिट्टी और सैंड की लेयर्स के बीच में जो डेड बॉडीज़ हैं वो दबती गई, जिसके कारण उनके ऊपर प्रेशर भी बढ़ता गया और बेसिकली हीट भी बढ़ रही थी, टेम्परेचर भी बढ़ रहा था। द केमिकल इफेक्ट्स ऑफ हीट, प्रेशर एंड बैक्टीरिया कन्वर्टेड द बरिड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो बेसिकली हुआ क्या कि कई सालों तक जो है ये प्रोसेस चलती गई और जो डेड रिमेन्स थे ऑर्गेनिजम्स के, प्री हिस्टोरिक टाइम पे जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे, उनकी जो डेड रिमेन्स थे वो अंडर प्रेशर, अंडर टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, इन द एब्सेंस ऑफ आप बोल सकते हो कि ऑक्सीजन, सर्टेन सब्सटेंसेज में जो है वो कन्वर्ट हो गए, ठीक है। और यही सब्सटेंसेस क्या कहलाए गए, फॉसिल फ्यूल्स कहलाए गए, ठीक है। जो डेड रिमेन्स जिसकी हम बात कर रहे हैं कि वो चीज़ें जो बच गई थी, है ना, ऑर्गेनिजम्स की डेथ के बाद जो चीज़ें बच गई थी उन्हीं को हम क्या कहते हैं, फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। वो चीज़ें जो बच गई थी अंडर हाई प्रेशर, टेम्परेचर एंड बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया वगैरह, वो बेसिकली कन्वर्ट हो गई सर्टेन सब्सटेंसेज में, और उन्हीं सर्टेन सब्सटेंसेज को हम क्या कहते हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस कहते हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हमने ये सीखा कि फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, है ना, और बेसिकली अगर देखा जाए तो फॉसिल फ्यूल्स की वैरायटी भी बहुत ज़्यादा होती है। कैसे फॉसिल फ्यूल्स, हम बोलते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स में कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे कि हमारी नेचुरल गैस, है ना, कुछ हम बोलते हैं कि लिक्विड सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, कुछ नॉन वॉलेटाइल सब्सटेंसेस भी आते हैं जैसे कि कोल, जिसमें कि 100% क्या होता है, कार्बन वगैरह ही होता है। तो कुल मिलाकर के फॉसिल फ्यूल्स की जो आप बोल सकते हो कि वैरायटी है वो काफ़ी ज़्यादा है, जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो आज के सेशन में जो भी हमने बातें पढ़ी हैं उनका हम जल्दी से एक क्विक रिकैप ले लेते हैं, ताकि जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं वो एक साथ हमारे दिमाग में जो है अच्छी तरीके से जा कर के बैठ जाएं। क्यों? क्योंकि अगले सेशन से हम कोल स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि कोल क्या होता है, कैसे बनता है, और कोल के कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि हम आज की डेट में यूज़ करते हैं। तो हुआ क्या, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ऑर्गेनिजम्स की जब डेथ होती है तो उनकी डेड बॉडीज़ के ऊपर जो हमारे डिकम्पोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जा कर के अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके कारण जो डेड बॉडीज़ के अंदर जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होता है वो सिंपलर वंस में टूट करके मिट्टी में ही मिल जाता है। अब अगर कभी ऐसा हो कि डिकम्पोजिशन जो है ना, आप बोल सकते हो कि कंप्लीट ना हुआ हो, तो डेड बॉडीज़ का कुछ पोर्शन जो है रह जाएगा, है ना, डिकम्पोजिशन हुआ नहीं कंप्लीट, इसका मतलब क्या कि डेड बॉडीज़ का कुछ पोर्शन रह गया बिना डिकम्पोजिशन के, है ना। तो वो जो बचा हुआ पोर्शन होता है डेड बॉडीज़ का, उसी को हम क्या बोल देते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ दोज ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले कार्बोनीफेरस पीरियड था। उस समय हमारे प्लेनेट अर्थ पे प्लांट्स होते थे, एनिमल्स होते थे और सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते थे, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी बॉडी में केवल एक ही सेल हुआ करते थे, ठीक है। तो कार्बोनीफेरस पीरियड में 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले कुछ इस तरीके के सिंपल ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे हमारे प्लेनेट अर्थ पे। अब हुआ क्या, ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, तो कभी ना कभी तो इनकी डेथ होगी ही। डेथ होने के बाद में इन सभी की जो डेड बॉडीज़ है वो आप बोलते हो कि अर्थ के सरफेस पे आकर के गिर गई, है ना। फिर इन डेड बॉडीज़ के ऊपर सॉइल की एक लेयर आ गई, ठीक है। फिर क्या हुआ, और नए ऑर्गेनिजम्स आए, उनकी भी डेथ हुई, तो उनकी जो डेड बॉडीज़ हैं वो कहाँ आ गई, वो भी हम बोलते हैं कि अर्थ के सरफेस पे आ गई, उनके ऊपर भी सॉइल की एक लेयर जो है चढ़ गई। तो इस तरीके से ये जो प्रोसेस थी डेड ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी है वो अर्थ के सरफेस पे आना और उनके ऊपर सॉइल, मिट्टी या सैंड की लेयर्स का फॉर्म हो जाना, ये जो प्रोसेस है वो चलती गई। अल्टीमेटली क्या हुआ कि डेड बॉडीज़ के ऊपर सॉइल, मिट्टी और मड वगैरह की इतनी सारी लेयर्स आ गई कि जो डेड बॉडीज़ का कांटेक्ट था एटमॉस्फेरिक एयर की ऑक्सीजन के साथ वो जो है ख़त्म हो गया, ठीक है। और साथ ही साथ क्योंकि मिट्टी और मड वगैरह की इतनी सारी लेयर्स आ चुकी थी डेड बॉडीज़ के ऊपर कि प्रेशर जो है उन डेड बॉडीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पड़ने लगा। अब क्योंकि ऑक्सीजन का कांटेक्ट डेड बॉडीज़ के साथ ख़त्म हो गया था, जिसके कारण उन डेड बॉडीज़ का जो डिकम्पोजिशन है वो कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि उन डेड बॉडीज़ का कुछ पोर्शन रह गया जिसका डिकम्पोजिशन नहीं हो पाया।
और उस बचे हुए पोर्शन को हम क्या कहते हैं, डेड रिमेन्स कहते हैं। तो ये डेड रिमेन्स थे किसके, 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उन ऑर्गेनिजम्स के डेड रिमेन्स थे। ठीक है, तो ये जो डेड रिमेन्स होते हैं ऑर्गेनिजम्स के, है ना, उस समय जो इतने सालों पहले 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उनके जो डेड रिमेन्स हैं, जो कि प्रिजर्व्ड हैं, जो कि कंप्रेस्ड हैं, इन डेड रिमेन्स को ही हम क्या कहते हैं, फॉसिल्स कहते हैं। अब हुआ क्या, फ्यूल क्या होता है, कोई भी ऐसा सब्सटेंस जिससे कि आप एनर्जी डिराइव कर सको। तो ये जो फॉसिल्स थे, है ना, ये फॉसिल्स हम बोलते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो अर्थ के सरफेस के अंदर ही, अर्थ के सरफेस के अंदर थे, है ना, तो अर्थ के सरफेस के अंदर ही ड्यू टू हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, हाई हीट के कारण ये जो फॉसिल्स थे ये सर्टेन सब्सटेंसेस में चेंज हो गए। सर्टेन सब्सटेंसेस मतलब क्या, कोल में, पेट्रोलियम में और नेचुरल गैस में। और इन्हीं कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को फिर हम क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के प्रोडक्शन में, है ना। तो कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ये सब क्या हो गए, हमारे फ्यूल्स हो गए। लेकिन ये फ्यूल्स आखिर आए कैसे, कहाँ से बने, तो ये बने थे फॉसिल से। फॉसिल मतलब क्या कि 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले कार्बोनिफेरस पीरियड में जो ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते थे उन ऑर्गेनिजम्स के प्रिजर्व्ड आप बोल सकते हो कि डेड रिमेन्स को हम कहते हैं फॉसिल्स। और इन्हीं फॉसिल से कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस वगैरह बने हैं, ये फ्यूल्स हैं। तो ये फ्यूल्स किससे बने हैं, फॉसिल से, इसीलिए इनको हम बोलते हैं फॉसिल फ्यूल्स। बेसिकली ये जो डेड रिमेन्स होते हैं, प्रिजर्व्ड डेड रिमेन्स, इनमें हम बोलते हैं कि होते हैं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मतलब क्या, जिसमें कि कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है। अब कार्बन, हाइड्रोजन हम ऑलरेडी पता है हमें क्या होते हैं, क्योंकि हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाला चैप्टर ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो आप समझ सकते हो कि जो प्रिजर्व्ड हमारे जो डेड रिमेन्स थे, यानी कि जो फॉसिल्स थे, उनके पास थे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। इन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में क्या था, कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो जब इन फॉसिल्स को बर्न किया गया, है ना, तो उससे क्या हुई, एनर्जी डिराइव हुई। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस हमारे लिए फ्यूल क्यों है, क्योंकि ये इसलिए फ्यूल है क्योंकि इनको जलाने पर क्या होता है, इनको जलाने पर हम बोलते हैं कि एनर्जी डिराइव कर पाते हैं हम। ये एनर्जी इनमें कहाँ से आई, बेसिकली अगर आप बोल रहे हो कि कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस को जलाने पे क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है। तो एनर्जी क्यों मिल रही है, क्योंकि इनके पास ऑर्गेनिक मैटर है। ये ऑर्गेनिक मैटर कहाँ से आया, ये ऑर्गेनिक मैटर आया था फॉसिल से। फॉसिल मतलब क्या, डेड रिमेन्स, है ना। तो डेड रिमेन्स के पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स थे, कार्बन, हाइड्रोजन थी, और फॉसिल से ही क्या बने हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, जिसके कारण उनके पास भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है। तो जब आप इनको जलाते हो तो एनर्जी जो है ना आपको मिल जाती है। तो ये पूरी लिंक समझने की कोशिश करो कि डेड रिमेन्स के पास भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, कार्बन है, हाइड्रोजन है। इन्हीं डेड रिमेन्स से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या बन गए हैं, सर्टेन सब्सटेंसेस बन गए हैं, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस बन गए हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। तो इन कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के पास भी क्या है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं, ऑर्गेनिक मैटर है, जिसके कारण जब आप इनको जलाते हो तो एनर्जी जो है रिलीज होती है। ठीक है, ये पूरा लिंक आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। फॉसिल्स क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं, दोनों ही चीज़ें हमने समझने की कोशिश करी हैं। फॉसिल फ्यूल्स का हमारी लाइफ में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेजर जो एनर्जी का प्रोडक्शन जो होता है हमारे प्लैनेट अर्थ पर, वो किससे होता है, फॉसिल फ्यूल्स से ही होता है। और हम ह्यूमन बीइंग्स अपनी वेरियस एक्टिविटीज़ में फॉसिल फ्यूल्स को बहुत ज़्यादा जो है ना यूटिलाइज कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, फैक्ट्रीज़ और मशीनरीज वगैरह को चलाने के लिए, अपने ऑटोमोबाइल्स को चलाने के लिए, है ना, कई तरीके से हम फॉसिल फ्यूल्स को ह्यूमन एक्टिविटीज़ में यूटिलाइज कर रहे हैं। और इसकी वजह से जो फॉसिल फ्यूल्स हैं वो बहुत तेज़ी के साथ क्या हो रहे हैं, यूज़ होते जा रहे हैं, जिसके कारण उनकी जो क्वांटिटी है प्लैनेट अर्थ पे वो बहुत तेज़ी के साथ कम हो रही है। तो इसीलिए बोला जाता है कि अब एक ऐसी स्टेज आ गई है कि अगर अभी भी फॉसिल फ्यूल्स को ध्यान से यूज़ नहीं किया गया तो आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको ये फॉसिल फ्यूल्स मिलेंगे ही नहीं, देखने को ही नहीं मिलेंगे, तो यूज़ करना तो बहुत दूर की बात है। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करेंगे कोल, कि कोल क्या होता है, कैसे बनता है, कैसे यूटिलाइज होता है, कोल के क्या प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सारी बातें हम करेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में।
हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक आप क्या करेंगे, हमारी जो ऑफिशियल वेबसाइट है magnetbrains.com, उसे आप विजिट कर लीजिएगा, जहाँ पे आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे प्रॉपर्ली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड। साथ ही साथ सभी टॉपिक्स के वहाँ पे आपको होंगे नोट्स भी अवेलेबल। सो डू विजिट आवर ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com. टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।